हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चीट कोड नॉवेल्स वाईटी चैनल। आज हम एपिसोड 40 से आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कल्टीवेशन सिस्टम स्ट्रॉन्गर विद एज उपन्यास के कुछ बेहद दिलचस्प हिस्सों यानी अध्याय 41 से 45 की गहराई में उतर रहे हैं। हम लिन ज़्वांगकॉन्ग के सफर पर नजर डाल रहे हैं, वो पात्र जो उम्र के साथ लगातार मजबूत होता जा रहा है। इन अध्यायों में एक तरफ तो हम देखते हैं कि लिन अपनी साधना यानी कल्टीवेशन में एक अहम मुकाम हासिल करता है। उसकी ताकत और बचाव क्षमता गजब की बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे संप्रदाय के अंदर की राजनीति, गुटबाजी और ज़रूरी चीज़ों की कमी जैसी नई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कहानी यहाँ सिर्फ ताकत बढ़ाने की नहीं रह जाती है ना। बिल्कुल, ये अध्याय दिखाते हैं कि व्यक्तिगत तरक्की एक बड़े संगठन के अंदर कैसे काम करती है। आप अकेले नहीं बढ़ते, आपको समर्थन मिलता है, दुश्मनी झेलनी पड़ती है और कई बार अनदेखी बाधाएं भी पार करनी होती हैं। हमारा मकसद है इन अध्यायों से सबसे ज़रूरी बातें निकालना, लिन की नई काबिलियत से लेकर उसके सामने खड़े नए खतरों तक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 41 से लिन ध्यान में बैठा है, अपनी खास कॉन्ग सॉन्ग पोस्चर में, जैसे कोई पुराना मजबूत चीड़ का पेड़ हो। उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होता है। उसका QE रक्त यानी उसकी जीवन ऊर्जा या कल्टीवेशन का आधार वो घट रहा है, लेकिन साथ ही ज्यादा शुद्ध, ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। और फिर वही होता है, वो गहरे लाल रंग का कुछ जमा हुआ सा पदार्थ थूकता है और उसे एकदम ताजगी और हल्कापन महसूस होता है। उसकी लाइफ प्लेट, जो उसकी सारी क्षमताओं और स्थिति का रिकॉर्ड रखती है, वो अपडेट होती है। वो अब उत्कृष्ट दायरे की दूसरी परत के अंतिम चरण में पहुंच गया है। हाँ, और ये उत्कृष्ट दायरे की दूसरी परत का अंतिम चरण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसकी खास लाइफ प्लेट जो उसे बुढ़ापे में ज्यादा ताकतवर बनाती है, और उसकी जबरदस्त मेहनत, ये उसे अब वज्र जैसी रक्षा यानी वज्र लाइक डिफेंस हासिल करने का मौका दे रही हैं। ये उसके QE रक्त के बेहद शुद्ध और मजबूत होने का नतीजा है। साधारण शब्दों में कहें तो उसका शरीर अब लोहे जैसा सख्त हो गया है। और वो इसे आजमाता भी है। पहले आधी ताकत से एक बढ़िया स्टील की कृपाण अपनी छोटी उंगली पर मारता है, सोचिए, खरोच तक नहीं आती। फिर पूरी ताकत से वही कृपाण अपनी बाह पर दे मारता है। बाह तो सही सलामत रहती है, पर कृपाणी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अरे कृपाण टूट जाती है, गजब। हाँ बिल्कुल। इतना ही नहीं, वो स्टील की आरी लेकर अपने घुटने पर रगड़ना शुरू करता है। चिंगारियां निकलती हैं, आरी गर्म हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आरी के दांत खिस जाते हैं और घुटने पर बस एक हल्का सा सफेद निशान पड़ता है, जो फौरन गायब भी हो जाता है। कमाल की रक्षा है। इसका सीधा मतलब है कि तलवारें, भाले, यहाँ तक कि तेज धार वाले डार्ट्स भी अब उसके लिए बेकार है। वो सोचता है उन दलदली अजगर मानवों के बारे में जिनसे वो पहले लड़ा था, और महसूस करता है कि अब वो उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसकी रक्षा इतनी मजबूत है कि कमजोर दुश्मन शायद उसके शरीर से टकराकर खुद ही घायल हो जाएं। सही बात है। और सिर्फ रक्षा ही नहीं, उसे वो 300 पाउंड वजनी वॉन्डरिंग ड्रैगन एक्सॉर्सिज्म हथियार भी अब काफी हल्का महसूस होता है। उसकी शारीरिक ताकत भी जबरदस्त बढ़ गई है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसका सहायक स्टूवर्ड हानलू बताता है कि 9 रेवोल्यूशंस QE रिप्लेनिशिंग सूप बनाने के लिए भंडार में सिर्फ 2 पैकेट बचे हैं। ग्रेट मार्श फ्री फ्रैक्चर से सप्लाई रुकी हुई है। और इसकी एक वजह यह भी है कि लिन का QE रक्त अब इतना शुद्ध हो गया है कि पहले वाली औषधियों का असर कम हो गया है। जहां पहले एक खुराक से 30 से ज्यादा अंक बढ़ते थे, अब सिर्फ 10 के आसपास ही बढ़ते हैं। उसे अपनी तरक्की जारी रखने के लिए और ज्यादा और शायद बेहतर सामग्री की जरूरत है। और हानलू बताता है कि सप्लाई लाने वाला स्टूवर्ड मा रुसोंग रास्ते में दानव मानव जाति के एक दस्ते से भिड़ गया और डर कर पीछे हट गया, जिससे सप्लाई नहीं आ पाई। हानलू बेचारा अपनी बची खुची सामग्री भी लिन को दे देता है, उसकी लगन की तारीफ करते हुए। लेकिन जैसे ही लिन इस कमी से जूझ रहा होता है, एक अप्रत्याशित मुलाकात होती है। दरवाजे पर स्टीवर्ड मा जियांग है और वो गुस्से में लग रहा है। ओ, मा जियांग। हाँ, पर उसका गुस्सा हानलू पर नहीं बल्कि किसी और बात पर है। वो आते ही लिन ज़्वांगकॉन्ग की तारीफों के पुल बांध देता है। उसे महान नायक कहता है जिसने यिन तवीज़ संप्रदाय का नाम रोशन किया है। वो कहता है कि पहले मिलना चाहता था पर व्यस्त था।
तो माँ जियांग अब लिन की असली ताकत को पहचान रहा है। पहले वो उसे सिर्फ एक बूढ़ा मार्शल कल्टीवेटर समझता था, लेकिन अब उसकी क्षमता देखकर हैरान है। उसे फोर्स सील जीनियस कह रहा है। वो मानता है कि उसने लिन को कम आंका था। ये दिखाता है कि संप्रदाय में अब लिन की हैसियत बदल रही है। बिल्कुल। फिर मा जियांग अपने गुस्से का असली कारण बताता है, मारुसोंग। वो कहता है कि मारुसोंग ने कायरता दिखाकर सप्लाई मिशन अधूरा छोड़ा और शायद शर्म या जलन के मारे अंदर ही अंदर लिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब मा जियांग ने इस पर सवाल उठाया तो एक बड़े स्टुअर्ड जुआ ने मारुसोंग का बचाव किया। ओहो, यहाँ संप्रदाय के अंदर की गुटबाजी और राजनीति साफ नजर आती है। मा रुसोंग भले ही नाकारा साबित हुआ हो, लेकिन उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। स्टुअर्ट जुआ उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये शायद किसी बड़े सत्ता संघर्ष का हिस्सा है। लिन ये सुनकर अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि मारुसोंग की वजह से उसकी साधना में कई दिनों की रुकावट आई है। ये सिर्फ संसाधनों की लड़ाई नहीं, ये प्रभाव की लड़ाई भी है। सही कहा। लेकिन मा जियांग सिर्फ शिकायत करने नहीं आया। वो लिन और उसके शिष्यों के लिए उनका रुका हुआ इनाम और सप्लाई खुद लेकर आया है। इसमें औषधीय सामग्री के 100 पैकेट और 3 बेशकीमती टर्टल पोरिया अमृत भी शामिल हैं। लिन को बड़ी राहत मिलती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन मा जियांग उसे चेतावनी भी देता है कि मा रुसोंग का समर्थन करने वाला कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, शायद छठी परत का कोई एक्सपर्ट, इसलिए लिन को सीधे टकराव से बचना चाहिए। लेकिन वो ये भरोसा भी देता है कि जरूरत पड़ने पर वो लिन की मदद करेगा। ये एक तरह से गुड बनाने जैसा है। मा जियांग लिन को अपने पाले में लाना चाहता है। हाँ, लगता तो यही है। और जाते जाते मा जियांग एक हैरान करने वाला काम करता है। वो अपना कीमती वॉन्डरिंग ड्रैगन एक्सॉर्सिज्म हथियार लिन के पास छोड़ देता है। कहता है कि ये उसका दाव है कि लिन भविष्य में मारुसोंग से जरूर आगे निकलेगा। जाते जाते वो हानलू को भी चेतावनी देता है कि अगली बार मिलने तक उसे भी दूसरी परत के मध्य स्तर तक पहुंचना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है। मा जियांग का ये कदम सिर्फ उदारता नहीं, बल्कि एक चतुर राजनैतिक निवेश भी हो सकता है। वो लिन के क्षमता पर दाव लगा रहा है, जो भविष्य में उसके गुट को मजबूत कर सकता है, खासकर मारुसोंग और स्टुअर्ट जुआ जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। और ये लिन के इस विश्वास को भी मजबूत करता है कि दूसरों के सहारे से ज्यादा अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल। इनाम बंटने के बाद जहां लिन के शिष्य ली एयर और यांग माउंटेन खुशी में एक दूसरे से मजाक करते हैं, वो सीन भी मजेदार है। खैर, लिन के पास अब कुल 112 औषधीय खुराकें और वो 3 खास टर्टल पोरिया अमृत हैं। वो सोचने लगता है कि इन 3 अमृतों का उसकी उम्र और क्यू रक्त पर क्या असर पड़ेगा। और वो ज्यादा सोचता नहीं, बल्कि तीनों टर्टल पोरिया अमृत एक साथ गटक लेता है। तीनों एक साथ? हाँ, ये कोई आम कल्टीवेटर नहीं कर सकता, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा बर्बाद हो जाती। लेकिन लिन की लाइफ प्लेट इस अतिरिक्त क्यूई रक्त को स्टोर कर सकती है। ये उसकी एक और खासियत है। 2 घंटे के ध्यान के बाद नतीजे देखकर तो होश उड़ जाते हैं। क्या होता है? उसकी बची हुई जिंदगी 10 साल से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसके पास कुल 25 साल और 90 दिन का जीवन बाकी है। और उसका क्यूई रक्त बढ़ने की रफ्तार भी तेज हो गई है। हर दिन 160 से ज्यादा उत्कृष्ट क्यूई रक्त अंग। अरे वाह, 10 साल! ये तो जबरदस्त है। ये दिखाता है कि अमृत की शक्ति अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा है और उसके शरीर ने इसके प्रति कोई प्रतिरोध विकसित नहीं किया है। और ये उम्र बढ़ना लिन के लिए सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि उसकी वृद्धावस्था में ताकतवर लाइफ प्लेट उम्र के साथ उसकी साधना की गति कई गुना बढ़ा देती है। 60 साल की उम्र में 60 गुना, 70 में 70 गुना। अब वो वाकई 100 साल से ज्यादा जीने और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बनने का सपना देख सकता है। ये अमृत सिर्फ दवा नहीं, ये तो भविष्य की चाबी है। सही कहा। अगले 5 दिनों में इन नए संसाधनों के साथ लिन पूरी लगन से अभ्यास करता है और दूसरी परत के पूर्णता क्षेत्र परफेक्शन रेल्म के बहुत करीब पहुंच जाता है। इसी दौरान संप्रदाय में और बाहर कई बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली, स्टीवर्ड मा जियांग लिंडोंग टाउन में एक खतरनाक मध्य स्तरीय 3 दुष्ट छिपकली दानव को मार डालता है। इस दानव के पास जहरीला कोहरा छोड़ने की ताकत थी, लेकिन मा जियांग की तीसरी परत की रक्षा, जो दूसरी परत की पूर्णता पर आधारित होती है, उसके सामने वो टिक नहीं पाया। ये सुनकर लिन खुद पूर्णता तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हो जाता है। दूसरी घटना थोड़ी रहस्यमयी है। बाहरी शहर के युद्ध क्षेत्रों में एक शंक्वाकार टोपी वाला अजीब मेहमान नजर आता है। ये रहस्यमयी शख्स मार्श पाइथन लोगों को मारता है
और उनके माथे की स्केल्स जो कवच बनाने के काम आती हैं निकालकर गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता ये कौन है। हाँ, ये मिस्ट्री है। और तीसरी और सबसे बड़ी घटना, ग्रैंड स्टीवर्ड जियांग यूरान, संप्रदाय की मुखिया, युद्ध के मैदान में ही सफलता हासिल करते हुए 5वीं परत प्रारंभिक चरण में पहुंच जाती है और वो एक बहुत शक्तिशाली लेट टियर 4 दुष्ट भेड़ दानव को बुरी तरह घायल कर देती हैं। इससे दानवों की सेना में हड़कंप मच जाता है और वो पीछे हट जाते हैं। महीनों से चल रहा युद्ध आखिरकार खत्म हो जाता है। 5वीं परत? जियांग यूरान की ये तरक्की संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। युद्ध के दौरान कुछ छोटे गुटों ने पाला बदल लिया था, लेकिन अब जियांग यूरान की ताकत देखकर संप्रदाय पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ये लिन को भी सोचने पर मजबूर करता है कि वो कब 5वीं परत तक पहुंचेगा। बिल्कुल। युद्ध खत्म होने पर लिन और उसके शिष्य सुरक्षित लौट आते हैं। उसे दूसरे मिशन का इनाम भी मिलता है, 40 खुराकें, 1000 चांदी। घर पहुंचने पर वो युवा लड़की ली श्याओलान से भिड़ जाता है। उसे शक है कि वही शंक्वाकार टोपी वाली मेहमान थी, क्योंकि उसे घर में खून लगी वैसी ही टोपी मिलती है। लेकिन लड़की गुस्से में बात टाल देती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। पता चलता है कि उस लड़की ने अकेले ही 290 मार्च पाइथन माथे के स्केल्स जमा किए हैं। ये लिन के अपने 108 स्केल्स के साथ मिलकर लगभग 400 हो जाते हैं, जो एग्जॉर्सिज्म आर्मर बनाने के लिए जरूरी सामग्री का करीब आधा हिस्सा है। ये लड़की आखिर है कौन? इतनी ताकत कहाँ से आई? ये रहस्य और गहराता जा रहा है। ये लड़की तो पक्का कुछ छुपा रही है। खैर, अगले दिन लिन को खबर मिलती है कि ग्रैंड स्टीवर्ड जियांग यूरान ने सभी स्टीवर्ड्स को एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। ये लिन का तीसरा कार्य होने वाला है। वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि ये मिशन पूरा करने पर उसे वो शक्तिशाली यिन तावीज तकनीक सीखने का मौका मिल सकता है जिसका वो इंतजार कर रहा है। परिषद हॉल में माहौल बहुत गंभीर है। ग्रैंड स्टीवर्ड जियांग यूरान ठंडे चेहरे के साथ बैठी हैं। स्टीवर्ड जू बेई और मारूसोंग तनाव में हैं, सिर झुकाए खड़े हैं। बाकी बड़ी स्टीवर्ड्स भी मौजूद हैं, जिनमें माजियांग भी है। लिन ज़्वाइनकोंग सबसे पीछे बैठा है, माहौल को भांपने की कोशिश कर रहा है। जियांग यूरान का गुस्सा साफ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि निशाना मा रूसोंग है। ये दिलचस्प है, क्योंकि हमने सुना था कि मा रूसोंग का कोई शक्तिशाली समर्थक है। देखते हैं यहाँ सत्ता का संतुलन कैसे काम करता है। हाँ, जियांग यूरान पहले युद्ध में अच्छा काम करने वाले स्टीवर्ड्स की तारीफ करती है और खासतौर पर लिन ज़्वाइनकोंग का नाम लेती है। ये सुनकर बाकी स्टीवर्ड हैरान रह जाते हैं। कुछ के चेहरों पर जलन भी दिखती है। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है। तीसरे गोदाम में चोरी हुई है। 2 उड़ने वाले चोरों ने सेंध लगाई है। वो गोदाम के इंचार्ज ज़ूबेई और चोरी के वक्त गार्ड रहे मारूसोंग से सवाल करती है। ज़ूबेई अपना बचाव करता है। चोर बहुत ताकतवर थे। दूसरी परत के कल्टीवेटर, उनकी डार्ट फेंकने की तकनीक बहुत खतरनाक थी, बिल्कुल उस शंक्वाकार टोपी वाले मेहमान जैसी। उन्होंने 40 से ज्यादा शिष्यों को घायल किया, 20 से ज्यादा को मार डाला और मारूसोंग ने बहादुरी से लड़ते हुए खुद को घायल कर लिया। लिन के नजरिए से देखें तो चोरों की तुलना उस टोपी वाले मेहमान, जो शायद ली श्याओलान है, से करना ठीक नहीं लगता। लेकिन ये घटना दिखाती है कि डार्ट्स जैसे छुपे हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर उन कल्टीवेटर्स के लिए जिनकी रक्षा अभी लिन जितनी मजबूत नहीं हुई है। जू बेई का बयान कितना सच है, ये भी एक सवाल है। हो सकता है अपनी नाकामी छुपा रहा हो सकता है। तभी एक और ग्रैंड चीफ स्टीवर्ड वू लियांगे, जो शायद मारूसोंग का समर्थक है, जियांग यूरान के कान में कुछ फुसफुसाता है। इसके फौरन बाद जियांग यूरान सजा कम कर देती है। जूबेई का 1 साल का वेतन जब्त, मारूसोंग का सिर्फ आधा साल का। दोनों को एक नए मिशन के जरिए अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाता है। अच्छा, मतलब कनेक्शन काम आ गया। लगता तो है। और मिशन है उन 2 उड़ने वाले चोरों को पकड़ना। चोरी हुई चीजों में 210 कीमती दुष्ट छिपकली दानव, रक्त मोती और वो 200 मार्श पाइथन माथे के स्केल्स शामिल हैं, जिनकी लिन को सख्त जरूरत है। ये तो वही है जो लिन को चाहिए। ये मिशन सिर्फ चोरी का माल वापस लाने का नहीं है, ये संप्रदाय की इज्जत और मारे गए शिष्यों के बदले का सवाल है। इसलिए इनाम भी बहुत बड़ा रखा गया है। चोरों के बारे में पक्की खबर देने वाले को 2000 चांदी और चोरों को पकड़ने वाले को न सिर्फ लूटा हुआ माल मिलेगा, बल्कि सिल्वर जेड स्टीवर्ड के बेहद प्रतिष्ठित पद पर तरक्की भी मिलेगी। सिल्वर जेड स्टीवर्ड। मीटिंग के बाद माजियांग अपने भरोसेमंद लोगों लिन, हान लू वगैरह को इकट्ठा करता है। लिन के लिए मिशन जिंदगी बदलने वाला हो सकता है।
उसे वो 200 स्किल्स चाहिए ही चाहिए। और ये यीन तावीज़ तकनीक सीखने का तीसरा और आखिरी कार्य भी है। वो फौरन जांच की एक पूरी योजना बनाता है। घटनास्थल का मुआयना, गवाहों से पूछताछ, डार्ट्स कहाँ से आए इसका पता लगाना, डार्ट सिखाने वाले स्कूलों की जांच और चोरी का माल बेचने वाले व्यापारियों या नीलामी घरों पर नजर रखना। मा जियांग उसकी योजना से प्रभावित होकर उसे डार्ट्स की जांच का काम सौंपता है। ये सिल्वर जेड स्टुअर्ट का पद कोई मामूली बात नहीं है। इसका वेतन और फायदे सामान्य स्टुअर्ट से 2 गुने होते हैं। पिछले कई दशकों में हॉल मास्टर जू जेनवांग के अलावा किसी को ये पद नहीं मिला है। ये ताकत और रुतबे का प्रतीक है। इसे पाने की संभावना देखकर लिन का इरादा और भी पक्का हो जाता है। जाहिर है, हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी हॉल के बाहर कुछ हलचल होती है। यू बेई और 2 दूसरे स्टुअर्ट 3 भीमकाय डरावने कुत्तों के साथ आते हैं। ये हैं ड्रैगन ब्लड डॉग्स। ये कुत्ते इतने बड़े हैं कि उनकी छाती एक आदमी के कंधे तक आती है। उनके शरीर पर खून जैसे अजीब निशान हैं, 3 नथने हैं और आंखें, ओह बेहद खूंखार हैं। ड्रैगन ब्लड डॉग्स, ये क्या चीज है? हाँ, उनके साथ एक और स्टुअर्ट है, जाओ यूफेई, जिसकी तारीफ जियांग यूरान ने पहले की थी। वो 27-28 साल की एक खूबसूरत दावादी नन है, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ऐसी बात है कि लोग उसकी तुलना अतीत की कहानियों की खतरनाक किरदारों ली मोचो या जो जिरुओ से करते हैं। अच्छा, तो इन कुत्तों का क्या काम है? बातचीत से पता चलता है कि इन कुत्तों को खास दुष्ट छिपकली के सार रक्त से पाला गया है। ये सिर्फ जानवर नहीं, इनमें थोड़ी समझ है, इनकी सूंघने की ताकत अविश्वसनीय है और इनकी ताकत दूसरी परत के उत्कृष्ट कल्टीवेटर्स के बराबर है। झाओ यूफी, जूबेई और बाकी लोग इन कुत्तों की मदद से चोरों को पकड़ने के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आते हैं। जूबेई और दूसरे स्टुअर्ट झाओ से वादा भी करते हैं कि अगर कुत्ते चोरों को ढूंढ लेते हैं तो वो सिल्वर जेट पद के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। मतलब वो झाओ को सपोर्ट कर रहे हैं। ओहो, तो ये है कंपटीशन। झाओ यूफी का रुतबा भी सामने आता है। वो खुद 3 सील टैलेंट है, हॉल मास्टर की पसंदीदा है, एक ताकतवर झाओ परिवार से है और 8 गेट सेलेस्टियल आई नाम की एक दुर्लभ तकनीक जानती है जिससे वो दुश्मन को भ्रमित कर सकती है। उसकी थोड़ी अकड़ समझ आती है, लेकिन ये दिखाता है कि लिन का मुकाबला सिर्फ चोरों से नहीं बल्कि संप्रदाय के अंदर के ताकतवर और साधन संपन्न लोगों से भी है। और उनके पास ये स्पेशल कुत्ते भी हैं। हाँ बिल्कुल। लिन जुआनकोंग ये सब देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। इन कुत्तों की सूंघने की क्षमता, उसके मिशन स्किल्स पाना, सिल्वर जेट स्टीवर्ड बनना और यिन तावीज़ तकनीक सीखना के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। उसके पास ऐसे साधन नहीं है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो फौरन अपने 40 से ज़्यादा शिष्यों को काम पर लगाता है। ग्रेट मार्श प्रीफेक्चर के हर लोहार, हर हथियार की दुकान की गुप्त जांच करना, छुपे हथियार सिखाने वाले 6 मार्शल आर्ट हॉलों और छोटे-मोटे गिरोहों की पूरी जानकारी निकालना। उसका मानना है कि सिर्फ ऊंचे खानदान वाले ही क्यों बड़े पद के हकदार हों। वो अपनी मेहनत से इसे हासिल करना चाहता है। सही जज्बा है। घर लौटने पर वो इसी चिंता में डूबा है, खाते वक्त भी खोया हुआ है। लिन शियाओलान उसकी परेशानी भांप लेती है और कारण पूछती है। लिन उसे बताता है कि मुकाबला कितना कठिन है। सैकड़ों लोगों और उन जादुई कुत्तों के मुकाबले उसके पास सिर्फ 40 लोग हैं। कैसे जीतेगा वो? लिन शियाओलान ये सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है ओह, मुझे लगा कोई बड़ी आफत आ गई। ये तो सिर्फ 2 उड़ने वाले चोरों को पकड़ना है। ये तो बहुत आसान है। क्या आसान है? हाँ, वो मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में अपने 18 पसंदीदा पकवान बनाने की मांग करती है। ये लड़की भी कमाल है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, जहां बाकी सब लोग संसाधनों, संख्या बल और खास कुत्तों जैसी चीजों पर निर्भर हैं, वहीं लिन शाओलान इसे बहुत आसान बता रही है। क्या उसके पास कोई ऐसी सीधी सादी लेकिन चालाक तरकीब है जो इन सब स्थापित तरीकों और ताकतों पर भारी पड़ सकती है? उसकी ये सहजता ही उसे और ज्यादा रहस्यमय बनाती है। बिल्कुल। तो इन अध्यायों में हमने देखा कि लिन जुआनकोंग ने अपनी रक्षा और उम्र में जबरदस्त इजाफा किया। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन साथ ही उसे संप्रदाय की पेचीदा राजनीति और संसाधनों के लिए बढ़ती हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। हाँ, और तीसरा कार्य, उन उड़ने वाले चोरों को पकड़ना, उसके लिए कई मायनों में अहम है। ये न सिर्फ उसे सिल्वर जेट स्टुअर्ट का प्रतिष्ठित पद और कवच के लिए जरूरी 200 स्किल्स दिला सकता है, बल्कि यिन तावीज़ तकनीक सीखने का दरवाजा भी खोलता है।
लेकिन जाओ युफेई और उसके ड्रैगन ब्लड डॉग्स जैसी तगड़ी प्रतिस्पर्धा के सामने पारंपरिक जांच के तरीके शायद नाकाफी साबित हों। और यहीं पर कहानी हमें ली श्योलान के रहस्यमयी आत्मविश्वास पर लाकर छोड़ देती है। उसका दावा है कि चोरों को पकड़ना बहुत सरल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ली शियाओलान की सरल योजना किसी ऐसी अनदेखी काबिलियत या जानकारी पर आधारित है जो दूसरों के पास नहीं? क्या चतुराई और जरा हट के सोच बड़ी ताकतों और जटिल रणनीतियों पर भारी पड़ सकती है? ये सवाल यकीनन आगे की कहानी के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ा देता है।